गुड इवनिंग सभी को। नए साल की मुबारकबाद। आज से हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 1। पहला चैप्टर है विविधता की समझ। अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग अलग दिखते हैं, बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरीके से रोचक और समृद्ध बनाती है। इसमें कहा गया है कि जब आप अपनी कक्षा में अपने चारों तरफ देखते हैं तो ऐसा कोई आपको साथी नहीं मिलेगा जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता हो। इसमें आपको अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोग दिखेंगे, अलग अलग धर्म के लोग दिखेंगे, वे लोग दिखेंगे जो अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाते हैं। और इन सारी चीज़ों से वे आपस में भिन्न है। जैसे आप एक कक्षा में देखते हैं कि वहाँ कुछ हिंदू भी पढ़ते हैं, कुछ मुस्लिम लोग भी पढ़ते हैं, कुछ सिख भी पढ़ते हैं, कुछ क्रिश्चियन भी पढ़ते हैं। सारे लोगों के अपने त्योहार अलग अलग हैं, वे अपने त्योहारों का अपनी तरह से मनाते हैं। उनके पोशाक अलग अलग उपलक्ष्यों पर अलग अलग होते हैं, उनके खान पान के तरीके अलग होते हैं, फिर भी सारे लोग वहाँ मौजूद होते हैं। और चूंकि यह विविधता होती है, इसलिए हमें अपने साथ साथ दूसरे की संस्कृति, रहन सहन और धर्म जानने की जानकारी प्राप्त होती है, जो कि हमारे जीवन को रोचक और समृद्ध बनाती है। आगे है कि इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस प्रकार बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती है? तो चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि भारत में विविधता है। विविधता हमारे जीवन को अनेक ढंग से बेहतर बनाती है, लेकिन हम इस चैप्टर में देखेंगे कि वो हमारे जीवन को किस प्रकार बेहतर बनाती है। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। देखिए चित्र ऊपर 3 चित्र बनाए गए हैं। कहा गया होगा कि एक लड़की का चित्र बनाई जिसमें 3 बच्चे ने अलग अलग चित्र बनाए। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? हो सकता है आपका चित्र इन अन्य चित्रों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये चित्र आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खाते। ऐसा इसलिए कि सबकी चित्रकारी करने का अलग अलग तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी प्रकार हमारे रंग रूप खान पान में भी भिन्नता पाई जाती है। यहाँ देखिए कितने बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है कि 3 चित्र है, जो चित्र अलग अलग बच्चों ने अलग अलग ढंग से बनाया है। और आपको कहा गया है कि आप भी एक चित्र बनाइए और आप देखिए कि क्या आपका चित्र सेम टू सेम किसी से मिलता है। और ये भी अनुमान लगाया गया है कि ये आपका चित्र नहीं मिलेगा, क्योंकि अलग अलग परिवेश के लोग अलग प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। और जिस प्रकार उनकी अभिव्यक्ति उनके चित्रों के माध्यम से अलग अलग प्रदर्शित होती है, उसी प्रकार वे अलग अलग विविधता के क्षेत्र से आते हैं। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से किन साथियों के जवाब एक जैसे हैं। देखिए यहाँ कुछ प्रश्न पूछा गया है और कहा गया है कि उन्हें बाकी बच्चों से पूछिए, उनके जवाब देखिए और अध्यापिका को कहिए कि चेक करेंगे कि बाकी बच्चों के जवाब में से कितने बच्चों के जवाब एक दूसरे से मैच खाते हैं, पूरी तरह से मिलते हैं। बाहर जाते समय मैं डैश पहनना पसंद करती हूँ। अब देखिए इस सवाल में आप विविधता को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। कोई फ्रॉक पहनता है, कोई लड़का जींस पहनता है, कोई लड़का फुल पैंट पहनता है, कोई लड़की जींस पहनती है। सबके पहनावे और रहन सहन के तरीके अलग अलग हैं, और प्रत्येक आदमी अपने हिसाब से बाहर जाते समय अपना ड्रेस पहनता है। मैं घर में डैश में बात करती हूँ।
यहाँ भाषा के विषय में कहा गया, जैसे अगर आप बिहार के क्षेत्र में या झारखंड के क्षेत्र में देखें, अगर आप बिहार के क्षेत्र में देखें तो जो अंग के क्षेत्र के लोग हैं वे अपने घर में अंगिका में बोलते हैं, जो ब्रज के क्षेत्र के हैं वो बज्जिका में बोलते हैं, जो भोजपुर के क्षेत्र के हैं वो भोजपुरी में बोलते हैं। उसी तरह बड़े शहरों के कुछ डेवलप लोग इंग्लिश में बात करते हैं, बाकी हिंदुस्तान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में लोग हिंदी में बात करते हैं। तो यहाँ कन्वर्सेशन परिवार के बीच ही है, लेकिन कन्वर्सेशन का माध्यम अलग अलग है, यह भिन्नता का ही स्वरूप है। मेरा पसंदीदा खेल डैश है, कुछ लोगों का क्रिकेट होता है, कुछ लोगों की कबड्डी होती है, कुछ लोगों का फुटबॉल होता है। ये सारी विविधता हमारे भारत में पाई जाती है। मुझे डैश के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। अब यही देखिए, कुछ लोगों को फिक्शन पढ़ना पसंद होता है, कुछ लोगों को नॉन फिक्शन पढ़ना पसंद होता है, कुछ लोगों को लव स्टोरी पसंद आती है, कुछ लोगों को हॉरर स्टोरी पसंद है। ये सारी भिन्नताएं पाई जाती है, और इन चाहते हुए या नहीं चाहते हुए हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, और वे हमें प्रभावित करते हैं। इसको मैं समझाता हूँ। आप अभी तक हॉरर स्टोरी पढ़ते आ रहे थे, आपको पसंद था। आपके किसी मित्र ने कहा कि भाई एक फिक्शन मूवी पढ़ करके देखो, आपके किसी मित्र ने कहा कि एक फिक्शन बुक पढ़ करके देखो और देखो कि कितना बेहतरीन कंटेंट है इसमें। आपका मन नहीं होते हुए भी आपने उसके कहने पर वो बुक पढ़ा, अब आपको पता चला कि हॉरर बुक से ज्यादा इंटरेस्ट आपको फिक्शन बुक में आ गया। तो ये अगर विविधता नहीं होती, आप फिक्शन बुक वाले पढ़ने वाले के मित्र नहीं होते, तो आप उसे ट्राई ही नहीं करते और आपके जीवन में ये बदलाव नहीं आता। इसलिए विविधता हमें बहुत ढंग से प्रभावित करती है। क्या कक्षा में ऐसा कोई साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? मतलब कहा गया कि अध्यापिका ने आपको प्रश्न दिया है, आप उसका जवाब लिखिए और पता करने का प्रयास कीजिए कि ऐसा कोई बच्चा है जिसका आपसे हूबहू मिलता हो। जवाब शायद नहीं हो, हालांकि ऐसा होगा कि कुछ साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों के आपकी जैसी किताब पढ़ना पसंद होगा? आपकी कक्षा में विद्यार्थियों की कुल मिलाकर कित, कितनी भाषाएं बोलते हैं, ये जानने का प्रयास कीजिए। इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आपकी राय साथियों की तरह है और कई मामलों में आपकी राय उनसे बिल्कुल अलग है। अब देखिए, धारणा भी बनती है कि जब हमारे बीच विविधता है तो यूजुअली ये होगा कि विविधता वाले लोगों में आपसी तालमेल की कमी होगी और मित्रता नहीं हो पाएगी। जबकि इस किताब में समझाया गया है कि किस प्रकार विविधता होते हुए भी आपस में मित्रता भी हो सकती है और आपस में तालमेल और सामंजस्य भी बैठाया जा सकता है। तो चलिए इस कहानी को देखते हैं। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। आइए देखते हैं कहानी को। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे बच्चे फटे फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो अनपढ़ मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने इस छोटे बच्चे से लड़के के लिए था जो जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। जबकि मैं भी जबकि मैं भी वहां से साइकिल से गुजरता। वह अंग्रेजी का अखबार हाथों में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? देखिए, जो भाषा भारत में इतनी प्रचलित है और वो बच्चा बोल रहा था, लेकिन जब पढ़े लिखे आदमी ने हिंदी में अखबार मांगा तो उस बच्चे को आश्चर्य हुआ। यही विविधता का एक स्वरूप है। बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हो। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला। मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल के सारे सब्जेक्ट के साथ हिंदी भी पढ़ी है। यहाँ पर देखिए, गौर करने वाली एक बात है कि
साइकिल सवार आदमी ने क्या कहा, मैंने सारे सब्जेक्ट के साथ हिंदी विषय भी पढ़ी है। जबकि अन्य लोग यह भी कह सकते हैं कि मैंने सारे विषय हिंदी भाषा में पढ़े हैं। यहाँ दो बात है, सारे विषय आप अलग सब लैंग्वेज में पढ़ते हैं और साथ में हिंदी पढ़ते हैं, आपकी हिंदी इससे भी बेहतर हो सकती है। और आप सारे विषय के साथ साथ हिंदी एक विषय के रूप में भी पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया हो उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। मतलब उस बच्चे को जो जनपद पर अखबार बेच रहा था, उसे सब्जेक्ट का मतलब भी पता नहीं था। तो उसने बड़े आश्चर्य से उस आदमी से पूछा कि सब्जेक्ट यह क्या होता है। वह कुछ होता है, मैंने शुरू ही किया था कि हरी बत्ती जल गई और मेरे पीछे की गाड़ियों का हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहां पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब आइए, ये सब्जेक्ट क्या चीज है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जुबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ था वह प्रजा था, उस अर्थ में उसका प्रयोग कर रहा था। मतलब बच्चे ने इस ढंग से सब्जेक्ट को आश्चर्यजनक ढंग से पूछा कि उसका मतलब साइकिल सवार को प्रजा के रूप में फील हो रहा था। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि लाल बत्ती हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो। कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तब से ही मैं अखबार जब जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया। वो बच्चा कम उम्र में काम करने को प्राउडली बता रहा था। मेरी उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है, मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपनी पीछे से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा, शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। तो समझ रहे हैं, जब रोज ये आदमी जा रहा है तो इतना तक बात हो गया था कि वह बचपन से ही काम करना प्रारंभ कर चुका था। और अगले दिन उसने कहा कि मेरा नाम समीर है, और शर्माते हुए उसने उस दूसरे व्यक्ति यानी साइकिल सवार का नाम भी पूछा। आपका नाम। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या। उसकी आंखें एकदम चमक गई। मतलब पूछने वाले बच्चे का भी नाम समीर था और साइकिल सवार व्यक्ति का भी नाम समीर था। और ये बात सुन करके उस बच्चे की आंखों में रौनक आ गई। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ। हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना। हनुमान। तब से तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो। बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा कि जब ऐसा बात है, दोनों समीर हैं, तो आज से आप समीर एक और मैं समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथों में नन्ही चिड़ियों की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ गया, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई। उसने कहा, वहां दंगों में बहुत सारे लोग मारे गए। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था। मैं मुस्लिम समीर हूं, वह बोल पड़ा। देख रहे हैं, ये विविधता का कौन सा स्वरूप है। दोनों समीर हैं, पर ये जो साइकिल सवार है ये हिंदू समीर है, और जो बच्चा अखबार बेच रहा है वो मुस्लिम समीर है। मैं मुस्लिम समीर हूं, वह बोल पड़ा। और
मेरे सभी लोग मेरठ में हैं, उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। अब देखिए, एक दो तीन प्रश्न आपको दिया गया है जिसके द्वारा आपका अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो। समीर एक और समीर दो में कोई तीन अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर दो, क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? पहला सवाल है, समीर एक और समीर दो में कोई तीन अंतर। आप पहला अंतर लिख सकते हैं कि समीर एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, समीर दो एक अनपढ़ व्यक्ति था। दूसरा सवाल, समीर एक हिंदू समीर थे और समीर दो एक मुस्लिम समीर था। तीसरा सवाल, समीर एक एक अमीर और अच्छे घराने से आते थे और अच्छे जॉब करते थे। समीर दो एक गरीब घर से आता था जो कभी स्कूल नहीं गया था और जिसके कारण वो जनपद पर अखबार बेचता था। दूसरा सवाल, क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? बिल्कुल नहीं। इससे पता चलता है कि विविधता हमें दोस्त बनने से नहीं रोक सकती। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, नो उसके अगले दिन वह दिखा, नो आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। ये जो कहानी है, ये पोइली सेन गुप्ता की कहानी द राइट्स चेंज पर आधारित है। यहाँ हमें कहानी राइट्स चेंज पर आधारित है, लेकिन इस कहानी में हमें विविधता के कितने स्वरूप देखने को मिलता है इसका पता चलता है। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर दो हिंदी बोलता था। ये भी एक अंतर है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग हैं। जहां समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। ये जितनी भिन्नताएं आपको बताई जा रही है, ये विविधता के पहलू हैं और विविधता होने के बावजूद उन दोनों में मित्रता हुई क्योंकि उनकी ये आवश्यकता थी। अपने विविध धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। आपने संभवतः अपने इलाके में कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फर्क उन फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पढ़ा। देखिए, यहाँ क्या कह रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका भोजन, घर और कपड़ा का जरूरत पूरा नहीं हो पाता, लेकिन ये विविधता में नहीं आता है जिसको हम पढ़ें, जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ये विविधता है और घर मकान पूरा नहीं होना यह असमानता का लक्षण है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कुछ लोगों के पास नो अवसर है और नो ही जमीन, नो पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूदगी एवं असमानता और गैर बराबरी है। मतलब कुछ लोगों में ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि अमीर गरीब के बीच जो अंतर है वो भी विविधता है। नहीं, अमीर गरीब और संसाधनों का जो अभाव या अधिक पूर्ति है वो विविधता का नहीं बल्कि असमानता और गैर बराबरी का लक्षण है। ये आपके प्री और मेंस में भी आ सकता है। सेंटेंस वाइज दे देगा कि कौन से विविधता के लक्षण हैं, व्याख्यायित कीजिए, और ऑप्शन में आपका अमीरी गरीबी को भी दे दिया जाएगा जो कि विविधता नहीं बल्कि असमानता या गैर बराबरी के गुण हैं। आगे, जाति व्यवस्था समानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो तो आपकी जाति कुम्हार की होती है और आप बस वही बन सकते थे। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इसे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगी।
विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, इससे पहले हमको ये चीज करना है कि हम एक सूची बना लेंगे, विविधता और गैर बराबरी या असमानता, और कौन से क्षेत्र विविधता में आते हैं और कौन से क्षेत्र असमानता में आते हैं, इसे हम निर्धारित करेंगे। और ये आपका कल के लिए होमवर्क हुआ। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, अब समझेंगे कि जो विविधता हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा वो हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है, यानी हमारे विकास में कैसे अपना योगदान देती है। जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे, थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूत प्रेत की कहानियां पसंद होगी। संभवतः है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक सच्ची कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और नई कहानी बनाने के लिए नए विचार मिलते हैं। जो लोगों कहानियां लिखते हैं वे भिन्न स्रोतों, किताबों और वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगलों में जानवरों के नजदीक रहने के कारण उन्हें जानवरों की दोस्ती एवं लड़ाइयों के बारे में कहानियां लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृतांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस और की कहानियां लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हैं और लाल और सफेद, एक ही तरह का खाना खाते हैं और शायद आलू, समान रूप से केवल दो पशु पक्षी पालते हैं, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप से ही खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियां लिख पाएंगे, यहाँ समझ रहे हैं। अगर आप एक जैसा खाना खाएंगे, एक जैसे कपड़े पहनेंगे, तो आप कहानियां भी एक जैसी ही लिख पाएंगे। आप अलग अलग कहानियां पढ़ रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप विविधता को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। भारत में विविधता, भारत विविधता का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। ये कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिए कि हम अलग अलग तरह के खाने खाते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं और अलग अलग तरह की चीजें करते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हम एक ही तरह का चीज करते हैं और अलग अलग ढंग से करते हैं। जैसे कुछ लोग वेजिटेरियन खाना खाते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं। यह विविधता का स्वरूप है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो दोनों शख्स अपनी भूख मिटा रहे हैं। कुछ लोग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, पर अगर आप देखेंगे तो वो अपना शरीर ढकने का प्रबंध कर रहे हैं। हम अलग चीजें करते हैं, पर अगर हम उसके मूल तत्व में देखेंगे तो हम सारे लोग सेम ही चीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शरीर ढक रहे हैं, अपनी सुविधाओं का ध्यान दे रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं और अपना रोजगार कर रहे हैं, चाहे वो अलग अलग प्रकार के क्यों ना हो। हम विविधता को कैसे समझें? करीब 225 साल पहले, जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊँट पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगहों पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। उनके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह पर जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, तो कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग नई जगहों पर जाकर बसना शुरू करते थे, तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीजें वे नई जगह पर अपना लेते थे और कुछ चीजें पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि नए एवं पुराने मिश्रण का होता रहता था। देखिए, विविधता का कारण बताया गया है
कि अलग अलग लोग अलग अलग जगह से किसी कोई युद्ध के कारण, कोई जमीन खोजने के कारण, कोई अकाल के कारण अलग अलग जगह आते थे। और जब वो अलग अलग जगह आते थे तो नई जगह से नई चीजों को स्वीकार करते थे, और कुछ परंपराएं, कुछ आदतें पुराने जगहों वाले ले आते थे, जिससे कि वहां पर एक नए समाज का निर्माण होता था, जो विविधता का एक प्रमुख कारण बनता था। धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरी। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते थे, उसे भी विविधता उत्पन्न होती थी। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोग कपड़ों और खान पान की आदतों का फर्क होगा, बल्कि जिस तरह के वे काम करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहर में लोग विरले ही अपनी चीजों या अनाज उगाते हैं, वे चीजों के लिए बाजार पर निर्भर करते हैं। आइए भारत के दो भाग लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करते हैं कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों पर बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती। यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के लिए पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाले बर्फ पर निर्भर करते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं, जिससे पश्मीना ऊन निकलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है। समझिए कि उस वहाँ की भौगोलिक स्थिति वहाँ के रोजगार और व्यवसाय को प्रभावित कर रही है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह का छेना और मांस खाते हैं। वही विविधता, वही भौगोलिक क्षेत्र उनके खान पान को प्रभावित कर रहा है, व्यवसाय को प्रभावित किया, खान पान को प्रभावित किया। हर एक परिवार के पास कुछ गाय और बकरी, याक होती है। रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं जिससे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके तक पहुंचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियां आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाखों में गानों एवं कविताओं का बहुत अधिक समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागर लद्दाख में काफी प्रचलित है। उनके स्थानीय रूप को मुसलमान एवं बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं, उस पर नाटक खेलते हैं। देखिए, जो इस्लाम धर्म का परिचय हुआ वो भी वहाँ के लोकल गीतों को फॉलो करने लगे, जो कि पहले बौद्ध लोग किया करते थे। वहीं जब हम दूसरा क्षेत्र देखते हैं केरल, एक हम क्या देखे, भारत के सबसे उत्तरी क्षेत्र को हमने देखा। अब हम भारत के दक्षिण क्षेत्र को देखते हैं, केरल। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने पर बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक बना। आपने पढ़ा होगा कि वास्को डी गामा मुख्य रूप से मसालों की खोज के लिए ही भारत आया था, और इसीलिए वह केरल ही आया। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको जाता है, तो सेंट थॉमस को। कब, 2000 वर्ष पहले लगभग। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत है।
वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप में भारत तक का समुद्री रास्ता जाना और जान कर क्या करके कब्जा कर लिया। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वह चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, इसलिए उन्हें चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। केरल की उपजाऊ जमीन एवं जलवायु चावल के लिए बहुत उपयुक्त है। वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। देख रहे हैं खान पान को विविधता किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। जहां केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास एवं भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। जैसा भूगोल होगा उसी तरह का इतिहास बनेगा। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाजों एवं परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। अब देखिए किस प्रकार विविधता में एकता का बात किया गया है कि विविधता में एकता, भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र में महिलाओं एवं पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठा जेल गए, अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा, इसलिए उन्होंने एक पॉलिसी भी लाई थी जिसे फूट डालो और राज करो कहते हैं। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में सब एक थे। दीन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दीन खून हमारे दिन खून के हमारे तुम भूल न जाना, गोली खा के सोए जलियां बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर जला दिया दिया सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दीन खून के हमारे भूल प्यारे भूल न जाना। हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूला न जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। भारतीय नाट्य संघ इप्टा द्वारा लिखा गया है, लेकिन इस कविता में आप कुछ कुछ चीज याद रखने वाला है। कविता किस पर लिखा गया है? जलियांवाला बाग हत्याकांड पर। आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे आया जलियांवाला बाग हत्याकांड, आपको करना है कब हुआ है। एनसीईआरटी पढ़ने का खास बात यही है कि सिर्फ पढ़ के आगे नहीं बढ़ते जाना है, उसके पॉइंट पर भी ध्यान देना है। पहला, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया किया, होने के बाद इसका प्रभाव क्या पड़ा, ये सब आपको खुद देखना है।
और जब आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके जलियांवाला बाग पर आपका एक पूरा कंटेंट तैयार हो चुका है, जो आपका प्री में भी काम करेगा, मेंस में भी काम करेगा और साथ ही टीआरई 4 में भी आपकी मदद करेगा। इसलिए जो पॉइंट देखते हैं उसमें से देखते चले जाना है और ये चीज आपको खुद से करना है ताकि आपको डिटेल में याद रहे। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में हुआ। कौन किया? जनरल डायर किया। कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग में हुआ। क्यों हुआ? तो सैफुद्दीन किचलू जैसे नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जो मीटिंग हुआ था उससे हुआ। प्रभाव क्या पड़ा? तो कुछ विभूतियों ने अपने पुरस्कार वापस कर दिए। तो ये चीजें आपको देखते हुए आगे बढ़नी है। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों के लिए पक्षपात नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत लोगों की जानें गई और उससे भी ज्यादा घायल हुए। ये गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारतीय झंडे की परिकल्पना की गई थी। जैसे भारतीय झंडा आया, कब स्वीकार किया गया, कब स्वीकार किया गया, प्रारूप कौन बनाए झंडा का, कब फहराया गया, ये चीजें आपको देखती हुई चलनी है। एनसीईआरटी का खास बात है कि वो आपको टॉपिक देता है, टॉपिक का डिटेल आपको खुद तैयार करना होगा। इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत एक खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी गई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि अनेकता में एकता का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान इस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। अब अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न को आप देखिएगा और इसका जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। जब ये क्लास 6 कंप्लीट होगा तो हम एक वीडियो बना करके या 2 वीडियो बना करके सारे अभ्यास प्रश्न को कर लेंगे। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अधिक फॉलो करने के लिए सेवाज क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। धन्यवाद।